वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नैप्सिस स्कीम के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट आरसीई। कॉस्ट एस्टिमेट किसी भी चीज का हम एस्टिमेट करते हैं ना, क्या खर्चा आएगा। रिवाइज्ड मतलब दोबारा से उसको रिवाइज किया होगा। किसके लिए ये एस्टिमेट रिवाइज किया गया है? दैट इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है रिवाइज करने के बाद वो 6,700 करोड़ बता दी गई है। अब इसके नाम में काफी कुछ क्लियर हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, वहां का जो पावर सिस्टम है, जो बिजली व्यवस्था है, उसे इंप्रूव करना है। ये तो स्पष्ट हो गया नाम से ही। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल स्कीम के तहत रन कर रही है। यूं तो इसे 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन होता है, मतलब स्टेट के भीतर ही जो बिजली का ट्रांसमिशन है वो स्मूथ हो जाए, बढ़िया हो जाए, हर जगह तक बिजली पहुंच जाए, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा इस स्कीम में। इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक का भी असिस्टेंस मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों 50-50 बेसिस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस स्कीम के लिए। और जो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बजट से दिया जा रहा है। बेनिफिशियरी स्टेट्स होंगे आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। टारगेट यह है कि इसे 2021 तक कमीशन कर दिया जाए। हमारा अगला आर्टिकल पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह कहा कि जनवरी 1, 2021 से पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा किसी भी ऐसे चेक ट्रांजेक्शन के लिए जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, ताकि सेफ्टी को एनहेंस किया जा सके और फ्रॉड को एलिमिनेट किया जा सके। आसान भाषा में समझने के लिए आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी। ये व्यक्ति मूवी में लड़के से कहता है कि ये लो एक ब्लैंक चेक, इसमें जितना अमाउंट भरना है भर लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। अब यहां पर जो लड़का है वो कहता है कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर उसकी जगह पर आप हो तो आप ये कह लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको इन्हें ये बताना होगा कि मैं आपका ब्लैंक चेक ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले आप इसमें डिटेल्स फिल करिए और इन डिटेल्स को आप जो बैंक का एप्लीकेशन है उसमें फीड करिए। एट द सेम टाइम आप इस चेक की एक पिक्चर क्लिक करिए और उसे उस एप्लीकेशन पे अपलोड करिए। उसके बाद ही मैं इस चेक को ले सकता हूं। लेना नहीं है, वापस कर देना है। खबरदार जो इस चेक को हाथ भी लगाया जैसे कि ये व्यक्ति लगा रहे हैं। लेकिन आपको इनको ये इंफॉर्मेशन जरूर दे देनी है कि आपका ब्लैंक चेक मैं इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब आरबीआई ने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है जिसके तहत जो ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अब पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत जो भी व्यक्ति चेक देगा उसके लिए जरूरी होगा कि वो बैंक को इंफॉर्मेशन दे कि वो किस अमाउंट का चेक किस व्यक्ति को सौंप रहा है। यह एक प्रकार का फ्रॉड डिटेक्शन टूल है ताकि कस्टमर्स को सिक्योर रखा जा सके। कई बार लोग चेक को फोर्ज करके गलत तरीके से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर मान लीजिए किसी ने किसी को 10,000 पे किया है, वहां पर स्पेस है तो वो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे केसेस आते हैं। तो यहां पर डिटेल्स को वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। अब देखिए इसमें यहां पर होता यह है कि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी तो पहले स्टैब्लिश कर दी गई थी। ड्रॉर वही व्यक्ति होता है जो चेक देता है, जिसको पे किया जाता है उसे पेई कहते हैं। पेई को जब चेक मिलता है तो वो बैंक में अपने सबमिट कर देता है। पहले इस मैकेनिज्म में बहुत समय लगता था क्योंकि चेक फिजिकल फॉर्म में क्लियरिंग हाउस में जाता था और फिर उस जो ड्रॉई है उसके अकाउंट में उस डिटेल्स को भेजा जाता था। उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था उस इंडिविजुअल के अकाउंट में जिसका ये अकाउंट है। पेई को तब मिलता था। फिजिकल प्रोसेस में काफी समय लगता था। तो अब एक नया प्रोसेस इंप्लीमेंट हो चुका है जिसे कहा जाता है सीटीसी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
सीटीसी में इस प्रोसेस को काट छांट कर दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। अब यहां से फिजिकल फॉर्म में चेक को भेजने की बजाय डिटेल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो प्रोसेस थोड़ा स्पीडी हो जाता है। चेक की डिटेल्स उसको स्कैन करके भेज दिया जाता है, क्लियरिंग हाउस उसे क्लियर कर देगा, फिर यहां पर ये जो ड्रॉई का बैंक है वहां से अमाउंट पेई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाता है। तो जो ये नया सिस्टम आया है, चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा बैंक के पास तो होता ही है, एट द सेम टाइम ये ड्रॉई अगर ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में 50,000 से बड़े अमाउंट के चेक की डिटेल्स बैंक को ऑलरेडी अवेलेबल करवा दे, तो जो ये सीएमएस, ये जो क्लियरिंग सिस्टम अभी नया वाला आया है, दैट इज सीटीएस, चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स बैंक के पास होंगी ही, तो वो दोनों को मैच कर लेंगे। उसमें अगर सब कुछ सिमिलर है तो वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे, अगर सिमिलर नहीं है तो वो होल्ड कर देंगे, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी वहां पर दिखाई पड़ती है तो। इसमें चेक की लिमिट को 50,000 रखा गया है। ये जो सिस्टम है ये 20% बाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स को कवर करेगा, लेकिन चूंकि यहां पर वैल्यू लिमिट 50,000 से ऊपर रखी गई है तो बाई वैल्यू ये 80% जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाई चेक उसको कवर कर लेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह कहा गया है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का जो सिस्टम है वो डेवलप करें पार्टिसिपेंट बैंक्स के साथ मिलकर। तो अभी जो मैंने व्यवस्था आपको बताई कि हाँ बैंक का एप्लीकेशन है, वहां पे आप डिटेल्स और स्कैन करके डाल दीजिए, एक्चुअली में ये मैकेनिज्म मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का बताया था। उन्होंने 2016 में ही ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया था, तो वो व्यवस्था तो उनके पास है। बाकी एनपीसीआई बाकी की डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब वो कैसा सिस्टम बाकी बैंक्स के लिए बनाने वाले हैं। हमारा अगला आर्टिकल 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विसेज के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करते हुए डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। अब सबसे पहले तो एफडीआई क्या होता है? किसी भी इंडियन कंपनी में अगर कोई फॉरेन कंपनी शेयर्स परचेज करता है तो ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब अगर ये शेयर्स 10% से कम है तो उन्हें एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वोलाटाइल होते हैं क्योंकि शेयर्स कम है। वो कंपनी जब भी यहां पर देखेगी शेयर्स के दाम बढ़ गए हैं तो वो पैसा लेकर बाहर भी जा सकती है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपैरेटिवली लिबरल होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी, किसी इंडियन कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर ले इन्वेस्टमेंट करके, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं और इससे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लंबे समय तक रुका रहता है। अब 100% एफडीआई अगर आ रहा है डीटीएच सर्विसेज को लेकर, तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। अब डीटीएच सर्विसेज होती क्या है? देखिए, हमारे घरों में सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से हम कई तरीके के न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स देखते हैं। अब इन चैनल्स को हम तक ले आने के लिए कुछ कंपनीज वर्क करती हैं। जो इमीडिएटिंग कंपनीज होती हैं, जो इन चैनल्स को हम तक लेकर आती हैं, उन्हें ही डीटीएच कंपनीज कहा जाता है, या उनकी जो सर्विसेज हैं उन्हें डायरेक्ट टू होम सर्विस कहा जाता है। कई सारी पॉपुलर कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल एक्सट्रीम। ये सभी इमीडिएटर्स हैं जो इन चैनल्स को हम तक पहुंचाते हैं, तो वो ये सर्विसेज देते हैं। अभी तक इस सेक्टर में महज 49% का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर ये 100% हो गया है। लाइसेंसिंग में भी बदलाव किया गया है। अब जो लाइसेंस डीटीएच सर्विसेज ग्रांट करने के लिए दिया जाएगा वो 20 सालों के लिए होगा। पहले ये केवल 10 सालों के लिए हुआ करता था। अब जो रिन्यूअल किया जाएगा वो 10 सालों के लिए होगा। तो काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं। लाइसेंस फीस को भी घटा के, जो उनका ग्रॉस रेवेन्यू था उसका 10% लाइसेंस फीस हुआ करती थी, उसे घटाकर 8% कर दिया गया है। पहले एक साल में एक बार ये वसूला जाता था, अब इसे क्वार्टरली बेसिस पर लिया जाएगा, तो थोड़ी ईज हो जाएगी। ये भी अनुमति दे दी गई है कि जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं वो आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये कोई एरिया है, यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम अपनी सर्विसेज देना चाहता है लेकिन उनका इंफ्रा नहीं है, लेकिन डीटीएच का जो डिश टीवी है उसका इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल है, या टाटा स्काई का इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आप अपना इंफ्रा हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप हमारी भी सर्विसेज यहाँ पर ग्रांट करवा दीजिए। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा सकता है। देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के बारे में है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारे पास भी कुछ अधिकार होंगे। इस संबंध में अभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अभी कानून बना नहीं है, इट्स जस्ट ड्राफ्ट या प्रपोजल कह लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के राइट्स को आधार बनाकर
इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 जारी किया। अब इसमें उद्देश्य ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें एम्पावर किया जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए ताकि उन्हें कंटिन्यूअस, क्वालिटी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इन रूल्स को फ्रेम किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 176 का इस्तेमाल करके। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट में आता है। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकारें, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। प्रोविजंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे। जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को मांगा जा रहा है एक कंज्यूमर के द्वारा, जो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, वहां पर उन्हें वो सप्लाई देनी होगी कंज्यूमर्स की ओर से, कि उनके पास ये राइट होगा कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज क्लेम करें। मीटरिंग, जब भी कोई कनेक्शन दिया जाएगा तो मीटर जरूर से इंस्टॉल किया जाएगा। स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर हो सकता है या प्री पेमेंट मीटर हो सकता है, जिसमें आप पहले अपने मीटर को रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस करते हैं। अगर यहां पर सर्विस देने में इनएफिशिएंसी आती है, लाइक वो 2 महीने से ज्यादा समय तक जो बिजली का बिल है वो नहीं भेजते हैं, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्लेम नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा कंज्यूमर से, बिकॉज ये उनका डिले है। एट द सेम टाइम कुछ रिबेट भी मिलेगा, मतलब इन कंपनीज को डिले के लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, जो नया कनेक्शन होगा उसे ऑन टाइम देना पड़ेगा, मतलब रूरल एरियाज में 30 दिन का समय दिया गया है, जो मेट्रो सिटीज है वहां 7 दिन का, और जो म्युनिसिपल एरियाज है वहां 15 दिन का। इतने समय में कनेक्शन कंपल्सरी देना होगा। बिलिंग और पेमेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा और पहले से पेमेंट देने का ऑप्शन दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर 1000 से कम का बिल है तो ऑप्शन है, आप कैश में दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट 1000 से ज्यादा का है तो कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता, केवल ऑनलाइन ही पे करना होगा। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई को भी इंश्योर किया जाएगा। 24/7 पावर सप्लाई सभी कंज्यूमर्स को इंश्योर किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कुछ लोअर आवर्स कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कहीं पर अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कुटीर उद्योग है, यहाँ पर तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई देनी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में यह है कि अगर आपने थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किया भी है तो मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए वहां पर थोड़ी बहुत कटौती की जा सकेगी। कंपनसेशन मैकेनिज्म यह है कि ऑटोमेटिक कंपनसेशन दे दिया जाएगा अगर परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड गिरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने 2 महीने तक बिजली का बिल नहीं दिया तो 5% तक का रिबेट मिल सकता है। जिनको बिजली का बिल पे करना है उन्हें, ये उनके लिए पनिशमेंट होगी कंपनीज के लिए। कंज्यूमर एंड प्रोज्यूमर, कंज्यूमर तो आप समझते हैं जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। प्रोज्यूमर का मतलब क्या होता है? प्रोज्यूमर 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कंज्यूम भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ऐसा कौन हो सकता है जो प्रोड्यूस भी करता हो, कंज्यूम भी करता हो? कई सारे लोग अपने छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है तो इसे पावर ग्रिड से जोड़ के रखा जाता है। अगर ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ी तो ये पावर यहां से ले लेता है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर जो जनरेट कर रहा है वो बढ़ गई है तो वो इस ग्रिड को दे भी देता है, तो इससे एक बैलेंस बन जाता है। वो कई बार एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेते हैं इससे बिजली जनरेट करके। तो वो एक और तो कंज्यूमर है क्योंकि बिजली कंज्यूम भी कर रहे हैं, और वो प्रोड्यूसर भी हैं, इसीलिए उन्हें प्रोज्यूमर कहा जाता है। तो जो प्रोज्यूमर हैं उनके राइट्स कंज्यूमर के जितने हैं उतने तो रहेंगे ही। यहां पर उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो खुद से या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटोवोल्टिक सिस्टम वगैरह अपनी छतों पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। कॉल सेंटर होगा 24/7 का, जो लोगों के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करेगा। एक कंज्यूमर ग्रीवांस रीड्रेसल फोरम होगा जो कि लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगा। गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट में तो 45 डेज का टाइम भी स्पेसिफाई किया है, हालांकि ये जो लाइसेंसी हैं ये टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट साइन किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के एरियाज में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स डेवलप करने के लिए। इसके तहत 783 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में लगाया जा सकता है, जहां पर कोशिश ये की जाएगी कि लोकल और मार्जिनल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, या फिर किसी भी ऐसे बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस हो। कौन से स्टेट कवर होंगे? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश,
ये 4 स्टेट इसमें कवर होंगे। की फीचर क्या रहेंगे? जेंडर रिलेटेड इश्यूज का भी इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब कोशिश ये की जाएगी कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, या जो वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनसे कहा जाएगा कि आप कुछ ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह को डेवलप करो जिसका इस्तेमाल हाईवे कॉरिडोर्स में किया जा सके, हम उसे परचेज करेंगे क्योंकि हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी कोशिश की जाएगी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे भी सही किया जाए, नए पॉमेंट्स वगैरह बनाए जाएं, ड्रेनेज फैसिलिटीज, बाईपास वगैरह क्रिएट किया जाए। इसका उद्देश्य रहेगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो। ये जो लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो 18.5 ईयर्स के लिए है, 18.5 साल के लिए है, 5 साल का ग्रेस पीरियड भी है, मतलब डिले होता है तो चल जाएगा। ये लोन वर्ल्ड बैंक की ओर से IBRD दे रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड बैंक की ओर से कोई लोन दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक में 5 शाखाएं हैं, 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक। तो एक तो यही हो गया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1944 में बना था, यूएसए के वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये लोन वगैरह देता है। इसके अलावा जो 4 और हैं उसमें दूसरा है IDA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथा है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवा है ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो IBRD है वो इन सभी के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाता है। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में है। देखिए, फ्रेट का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। कॉरिडोर मतलब ये कोई रास्ता है। एक्चुअली में गवर्नमेंट 2 कॉरिडोर तैयार कर रही है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पर जो किलोमीटर्स दिखाए गए हैं वो सही नहीं है। तो अभी हाल ही में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक छोटा सा हिस्सा इनॉग्रेट किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि न्यू भावपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है इसका जो इनॉग्रेट किया गया। इसकी जो पूरी लंबाई है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वो 1856 किलोमीटर की है, जो कि पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के डंकुनी तक जाएगा। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल राज्यों से गुजरेगा। इसको तैयार करने की जिम्मेदारी ये जो पूरा फ्रेट कॉरिडोर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए ही तैयार की गई है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर प्रोजेक्टेड है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका काफी फायदा होगा। जो नदर्न रीजन है यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का, वहां पर जो कोल की नीड है उसे ईस्टर्न कोल फील्ड से पूरा किया जा सकेगा। फिनिश स्टील, फूड ग्रेन, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इन सब का जो पूरा फ्लो है उसे भी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। ये 1504 किलोमीटर का पूरा रूट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। ये इस दौरान यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरेगा। अगला आर्टिकल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में है, NCMC। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी एम्बिशियस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को दिल्ली मेट्रो का जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, जहां से आप एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, उसके लिए अभी लॉन्च किया। अब देखिए ये है क्या चीज। ये जो कार्ड है इसको नंदन नीलकानी कमेटी, जिसे RBI के द्वारा सेटअप किया गया था, उन्होंने भी कहा था कि एक आप कॉमन कार्ड बना दीजिए, जिस कार्ड का इस्तेमाल कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकता हो। जैसे अभी आप मेट्रो में जाते हैं तो आपको एक अलग से कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, मेट्रो कार्ड। वहां पर आप अपना लाइक ATM कार्ड आप उस मशीन पर रखिए और वो मेट्रो कार्ड की तरह वर्क करे। इवन बस वगैरह में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर भी आप उस कार्ड को पंच कर दीजिए, आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। तो इसी उद्देश्य से अभी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि 2022 तक जो भी मेट्रो का पूरा नेटवर्क है वहां पर एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, आपको अलग से मेट्रो कार्ड कैरी नहीं करना पड़ेगा। NCMC में देखिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होगा, जो रुपए कार्ड है वही यहां पर वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ATM कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसका कार्ड एक अलग से आपको बनवाना पड़ेगा जिसे आप मल्टीपल पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसए ने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी करके इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अभी इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर नहीं किया गया है, महज करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब क्या है ये जानने से पहले फंडामेंटल के तौर पे करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब समझ लीजिए। करेंसी मैनिपुलेशन में होता यह है कि कोई कंट्री
अपने देश की करेंसी को डीवैल्यू कर देता है, डीवैल्यूएशन कर देता है किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल के तौर पे हम डॉलर ले लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। आसानी के लिए कर ये लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, हालांकि ये उससे ज्यादा है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। करेंसी मैनिपुलेशन में होगा ये कि रुपए की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, डॉलर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा आर्टिफिशियली। यानी कि $1 इज इक्वल टू, सपोज करिए कि इंडिया ने 100 रुपीज कर दिया। अब इतना मैनिपुलेशन होता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, कोई कंट्री मैनिपुलेशन करती क्यों है या करेंसी को डिवैल्यू किया क्यों जाता है? इससे उस कंट्री के एक्सपोर्ट को फायदा होता है। एक्सपोर्ट को फायदा कैसे होगा? एक व्यक्ति 50 रुपए की एक टी शर्ट लेकर जाता था और यूएसए में बेचता था, तो उसे $1 मिलते थे। डॉलर इंडिया में आके 50 रुपए हो जाता था। लेकिन अब ये डॉलर जब इंडिया में आएगा तो 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। अब इस एक्सपोर्टर को फायदा होगा। इस एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा, इससे यूएसए को कैसे नुकसान होगा? देखिए, पहले सपोज करिए जो अमेरिका का व्यापारी है वो $5 में 5 टी शर्ट लिया करता था। अब चूंकि इस ट्रेडर को इंडिया में बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इसके पास विंडो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने का। वो अमेरिका के ट्रेडर से बोल सकता है कि आप मुझे $5 ही दीजिए, मैं आपको 7 टी शर्ट दे दूंगा। अब ये दे सकता है क्योंकि इसे ज्यादा फायदा हो रहा है, विंडो है। इससे जो अमेरिका का ट्रेडर है वो इंसेंटिवाइज होगा। वो ये भी बोल सकता है कि मैं आपको $10 दे देता हूं, आप मुझे 14 टी शर्ट दे दो। मतलब कि इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड भी फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगी, अमेरिका में एग्जांपल के तौर पे बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिका को नुकसान ये होगा कि अब अमेरिका का ज्यादा डॉलर इंडिया में आएगा। इससे जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया के फेवर में हो जाएगा और अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ेगा इंडिया के साथ। इस चीज को लेकर हर कंट्री कंसर्न रहती है। तो अमेरिका को कैसे नुकसान हुआ, इंडिया को कैसे फायदा हुआ, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन करेंसी मैनिपुलेशन होता कैसे है, ये भी तो बड़ा सवाल है। करेंसी मैनिपुलेशन किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। देखिए, करेंसी मैनिपुलेशन होगा तब या किसी भी करेंसी के दाम बढ़ते या घटते हैं डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पे। अगर मार्केट में डॉलर की संख्या ज्यादा है तो रुपये के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू कम रहेगी। लेकिन अगर मार्केट में डॉलर कम हो जाए तो फिर कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा डॉलर को लेने के लिए। डॉलर मार्केट में कम हो जाए, इसके लिए आरबीआई एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिफिशियली डॉलर को खरीद ले और अपने फॉरेक्स में डाल दे। इससे आरबीआई का फॉरेक्स बढ़ जाएगा, मार्केट में डॉलर कम हो जाएगा और रुपए की वैल्यू गिर जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। अब किसी व्यक्ति को चूंकि डॉलर कम है तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर लेने के लिए। तो ये तरीका है। अगर इस काम को आरबीआई आर्टिफिशियली कर रही है तो इससे सामने वाला देश आरोप लगा सकता है कि आप करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसा कि आरोप यूएसए ने इंडिया के ऊपर लगाया है। अब इससे कोई इमीडिएटली नुकसान नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं लगती अगर वॉच लिस्ट में डाल दिया या फिर करेंसी मैनिपुलेटर भी डिक्लेयर कर दिया तब भी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस गिरता है कि ये कंट्री करेंसी मैनिपुलेशन जानबूझ के कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होने की संभावना रहती है इकोनॉमिकली। किसी कंट्री को यूएसए किस आधार पर करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर करता है? एक्चुअली में यूएसए में उनके पास प्रावधान है कि वो अगर कोई देश अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रहा है तो करेंसी मैनिपुलेटर उसको बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर उनके पास 3 क्राइटेरिया है ऐसा करने के लिए। सबसे पहले तो किसी ऐसे देश को ही करेंसी मैनिपुलेटर यूएसए बनाता है जिसके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट कम से कम $20 बिलियन से ज्यादा का हो। और इंडिया का अभी $22 बिलियन का सरप्लस है यूएसए के साथ, मतलब यूएसए का डेफिसिट ज्यादा है $20 बिलियन से, 22 का है, तो वो इंडिया को इस क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। ये तो तय हुआ, मतलब ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर किसी करेंसी जो कंट्री है वो उसका करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 2% जो उसका जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट या ज्यादा हो जाए, पिछले 12 महीनों का इवैल्यूएशन लेते हैं, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो वन साइडेड इंटरवेंशन है, मान लीजिए आरबीआई डॉलर खरीद रहा है, अगर उसकी वैल्यू उस कंट्री के जीडीपी के 2% से ज्यादा हो जाए तब उसे करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल सकता है यूएसए। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया को कैसे डाला, इसमें देखिए एक रूल होता है, अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर देते हैं। अगर 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, एक नहीं हुआ, तो उसे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। तो इंडिया पहला और तीसरा फुलफिल करता है, दूसरा नहीं करता, इसीलिए इंडिया वॉच लिस्ट में है। अभी जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का वो $22 बिलियन का है ऑलमोस्ट, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा ये है कि जो फॉरेक्स परचेज किया गया है इंडिया के द्वारा वो $64 बिलियन का है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 2.4% है, मतलब हमने तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया, तो हम वॉच लिस्ट में चले गए। अब इससे तुरंत के तुरंत कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में अगर हम करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हैं तो हमें भी तो कभी डॉलर देना होता है,
जैसे हम पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट तो इंसेंटिवाइज होता है लेकिन इंपोर्ट में लॉस होता है, तो यहाँ पर इंपोर्ट में नुकसान होता है। आरबीआई को चाहिए ये ऐसी कंडीशन में अगर आरोप लग रहा है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, मतलब फॉरेक्स बढ़ाने के लिए डॉलर ही क्यों परचेज करना है, हम कोई और जैसे गोल्ड हो गया, इसके जरिए भी हम अपना जो फॉरेक्स है उसे इनहेंस कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है वो डाक पे के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है डाक पे नाम से। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि गूगल पे और पेटीएम काम करता है। मतलब अब जो इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने भी अपना डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर लिया। पर्पज यही है कि इजी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए जा सकें, जो अदर बैंकिंग सर्विसेज हैं वो भी की जा सकें, और उसके लिए पोस्टल डाक नेटवर्क का इस्तेमाल हो सके इस डाक पे के माध्यम से। जो सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मनी रिसीट होगी, ट्रांसफ़र होगा, क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके स्कैनिंग वगैरह की जा सकेगी। इस ऐप को जो सरकार का उद्देश्य है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके तहत किया जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल सर्विस हर व्यक्ति तक अवेलेबल रहे और वो डिजिटली भी अवेलेबल रहे। E20 फ्यूल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन को जारी किया है जिसमें लोगों से कमेंट करने को कहा गया है इस बारे में कि क्या हम E20 फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि हम एथनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दे सकें। E20 का मतलब यहाँ पर क्या है? E का मतलब है एथनॉल और 20 का मतलब है 20%। अभी तक जो एथनॉल की ब्लेंडिंग अलाउ की गई है पेट्रोल में वो 10% की है, वो भी अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। अभी तक जो हम ब्लेंडिंग अचीव कर पाए हैं पेट्रोल में दैट इज जस्ट 5.6%। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लान कर रहा है कि हम 20% तक की ब्लेंडिंग पर पहुंचें। एथनॉल को पेट्रोल में या गैसोलीन पेट्रोल एक ही शब्द है, इसमें मिक्स कर दिया जाए। देखिए एथनॉल एक प्रकार का ग्रीन फ्यूल है, इसीलिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे जो एमिशन है वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का, जो ऑयल के इंपोर्ट करने पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है वो भी कम हो जाएगा। जो हमारे फॉरेक्स देश के बाहर जाते हैं हम उसे भी कंट्रोल कर पाएंगे। व्हीकल्स की कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगा कि हम एथनॉल की कितनी ब्लेंडिंग कर दें तो बात बन जाए। अब इसके पहले हम समझ लेते हैं कि एथनॉल होता क्या है। देखिए एथनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C2H5OH है। इसे क्रॉप से जैसे कि शुगर केन, मेज, व्हीट, ऐसी कोई भी क्रॉप जिसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उससे बनाया जाता है। शुगर केन के जो मोलासिस होते हैं ये देखिए जब प्रोसेसिंग की जाती है शुगर केन की तो उसी दौरान हमें मिलता है। अब यहाँ पर उसके ज़रिए हम एथनॉल को तैयार कर सकते हैं। एथनॉल को प्रोड्यूस चूंकि प्लांट से किया जाता है तो ये सन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। जो एथनॉल है ये कितना ब्लेंड किया जा सकता है कि जो व्हीकल है उसे कोई नुकसान ना हो, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें ही दे रखी है कि आप बताइए कि जो मशीन आपने व्हीकल में लगाई है वो कितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग को बियर कर सकता है, और उसके लिए आप विजिबल स्टिकर भी लगा दीजिए ताकि जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है उसे पता हो कि वो इतनी ब्लेंडिंग वाले फ्यूल को जिसमें एथनॉल इस परसेंटेज में ब्लेंड किया गया हो, मिक्स किया गया हो, वो यूज़ कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है वो एनर्जी इफिशियंसी रिपोर्ट 2020 के बारे में है। ये जो रिपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है। क्या निकल के आया? पहली बात तो ये कि एनर्जी इफिशियंसी की प्रोग्रेस अब कम होगी। कोविड-19 की वजह से लोग इस पर कम ध्यान देंगे। ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी इंटेंसिटी ये एक इंडिकेटर है, दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनर्जी को कितनी इफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो 2020 की प्रोग्रेस होगी वो जस्ट 1% की होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा। 2010 के बाद सबसे कम प्रोग्रेस 2020 में देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट जो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स में या इक्विपमेंट में, व्हीकल्स में किया जाता है वो 2020 में 9% तक गिरेगा। अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल कार्स में जाना पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड। तो इस वजह से भी एनर्जी इफिशियंसी गिरेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। एनर्जी इफिशियंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करता है कि रिलायबल, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी मेंटेन रहे। इसी 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद प्लान किया गया था, 1974 में इसे बना दिया गया था जब ओपेक कार्टेल ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया था, जानबूझकर बढ़ा दिया था। एक्चुअली में
उस समय अरब कंट्रीज ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो कई सारे देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया था। ओपेक जो है वो अरब कंट्रीज की ओर सिंपैथाइज, चूंकि मेंबर्स कई सारे अरब कंट्रीज के हैं तो वो उनकी ओर सिंपैथी भी रखते हैं, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऑयल की प्राइसेस को बढ़ा दिया, मतलब ऑयल के प्रोडक्शन को गिरा दिया। प्रोडक्शन गिर गया तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज निगोशिएट करें अरब कंट्रीज के साथ इजराइल के मुद्दे पर और इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो इस वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस पूरे सीन को हम ऑयल क्राइसिस कहते हैं ऑफ 1973। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज भी हैं। इंडिया एसोसिएट मेंबर इसका 2017 में बन गया है। इसकी एक रिपोर्ट और होती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। आर्टिकल एचडीआई के बारे में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हाल ही में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एचडीआई रैंकिंग को जारी किया। इस एचडीआई रैंकिंग में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अच्छी ना रहने का मतलब ये है कि 2019 में जहां इंडिया को 129th रैंक दी गई थी, वहीं 2020 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो घटकर 131 हो गई है। ये इवैल्यूएशन 189 कंट्रीज में किया जाता है। एचडीआई है क्या? देखिए, एचडीआई एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि कोई भी कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस में कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। यूएनडीपी इस रैंक को हर साल जारी करती है। इसके लिए एक एचडीआई रिपोर्ट बनाई जाती है। उसी रिपोर्ट में इस इंडेक्स को, जो रैंकिंग इस इंडेक्स के बेसिस पर होती है, उसे पब्लिक कर दिया जाता है। ये एक बेस्ट टूल माना जाता है। बेस्ट टूल क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम इवैल्यूएशन में ले लेते हैं। इसे बनाया गया था, इस पूरे टूल को डेवलप किया गया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक और इंडिया के अमर्त्य सेन जी। इन लोगों ने एचडीआई को 1990 में डेवलप किया था। बाद में इसे ऑप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और वो इसके बेसिस पर पूरी दुनिया के लिए रैंकिंग जारी करने लगे। इसमें देखिए 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। एजुकेशन के लिए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडिकेटर होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जीएनआई पर कैपिटा इवैल्यूएशन में लेते हैं। इस ग्राफ में ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। 3 डायमेंशंस में 4 इंडिकेटर्स हैं। देखिए, डायमेंशंस पर यूपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुकी है, तो डायमेंशंस और इंडिकेटर्स आप ध्यान में रखेंगे। डायमेंशंस देखिए 3 हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इसे याद रखने के लिए आप सिंपली एक वर्ड अपने दिमाग में रख सकते हैं, दैट इज हेल्थ। सिंपल सा ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप एचडीआई में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप हेल में चले जाएंगे या नर्क में चले जाएंगे। अब हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिकेटर है, एजुकेशन में 2 हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। इस बार देखिए एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। इस नए एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से समझिएगा, दैट इज पीएचडीआई। पीएचडीआई का पी यहां पर जो है एचडीआई के आगे जो ये पी जोड़ा गया है, इसका मतलब है प्लैनेटरी प्रेशर। प्लैनेट हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, मतलब कोई कंट्री सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर में डेवलपमेंट कर रही है, उसके बेसिस पे हम एचडीआई में उसको रैंक कर दे रहे हैं। लेकिन इस ग्रोथ को, इस डेवलपमेंट को अवेल करने के लिए उसने हमारे प्लैनेट के ऊपर कितना प्रेशर डाला, हमें इसे भी तो ध्यान में रखना चाहिए। और प्लैनेट के ऊपर प्रेशर कैसे पड़ता है? हम कार्बन का एमिशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस का, मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे प्लैनेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो हमें इस प्रेशर को भी इवैल्यूएशन में लेना चाहिए। अगर कोई कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, कम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट कर रहा है तो उसे अच्छा रैंक दिया जाएगा। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया। इसमें यह देखने का प्रयास किया गया कि आखिर कोई भी कंट्री कार्बन एमिशन कितना कर रही है, पर कैपिटा कार्बन एमिशन कितना है और मटेरियल फुटप्रिंट कितना है। मटेरियल फुटप्रिंट में ये देखेंगे कि जो मेटल और फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको कितना ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जो नया मैट्रिक तैयार हुआ है इसे ही प्लैनेटरी प्रेशर कहा गया। अब ये प्लैनेटरी प्रेशर का जो मैट्रिक है इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालने के लिए वही 2 टूल्स हैं, CO2 का एमिशन देख लेंगे उस कंट्री का पर कैपिटा, और मटेरियल फुटप्रिंट देख लेंगे, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉइटेशन कितना हो रहा है, मेटल्स वगैरह कितने ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन आएगा उसे निकालकर हम उसे ही मान लेंगे एडजस्टेड फैक्टर फॉर प्लैनेटरी प्रेशर। और जब इस नंबर को एचडीआई के साथ इवैल्यूएट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पीएचडीआई निकल जाएगा। अब देखिए, इंडिया डेफिनेटली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो अगर पीएचडीआई निकाला जाता तो इंडिया की जो रैंक है
वो 8 नंबर अप हो जाती, मतलब बढ़िया हो जाती। इस बार 2 नंबर हमारी रैंक गिरी है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इट इज रिलेटेड टू इंडिया वर्कप्लेस इक्वलिटी इंडेक्स। देखिए, जब वर्कप्लेस पे इक्वलिटी की बात होती है तो दिमाग में बात आती है कि फीमेल्स उतने नंबर में काम कर रही है कि नहीं जितने नंबर में मेल्स काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रकार के इक्वलिटी इंडेक्स में हमने एलजीबीटी कम्युनिटी का भी इंक्लूजन इंश्योर किया। एलजीबीटी स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। इस पूरी कम्युनिटी को पोर्ट्रे करने के लिए एक कंबाइंड वर्ड है एलजीबीटी। तो ये एक एलजीबीटी प्लस वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स बन गया। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है जहां पर एम्प्लॉयर्स को मेजर किया जाएगा कि क्या वो सच में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को वर्क प्लेस पर जॉब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसे लॉन्च किया गया एक नॉन प्रॉफिट केशव सूरी फाउंडेशन के द्वारा, जहां पर उनकी पार्टनरशिप उन्हें मिली प्राइड सर्किल, स्टोन वॉल यूके और फिक्की की। अब ये जो इंडेक्स था इसमें 21 फर्म्स को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया, 18 को सिल्वर में और 13 को ब्रोंज में। आर्टिकल है वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के बारे में है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्यों? क्योंकि इसे यूएन की एक एजेंसी ग्रांट कर रही है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कॉन्टेक्स्ट है। उन्होंने अभी हाल ही में जो इन्वेस्ट इंडिया है इंडिया का, उसे यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का विनर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे एक इंटरनेशनल बॉडी ग्रांट कर रही है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये देखा जाए कि दुनिया में कौन सी ऐसी बॉडी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने को लेकर। अब यहाँ पर जो अनेक्टेड है उसने 180 नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को इवेल्युएट किया। हर देश में देखिए कुछ एजेंसीज होती हैं जो उस देश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आए उसे प्रमोट करती हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करती हैं और उन्हें जो भी रिक्वायर्ड नीड्स होती हैं उनकी फुलफिल करती हैं। तो हर देश की अपनी एजेंसी होती है, तो वो हर देश की एजेंसीज को इवेल्युएट करते हैं, फिर उन्हें रैंक करते हैं या जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे विनर डिक्लेयर करते हैं। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है वो है इन्वेस्ट इंडिया, उसे इस बार ये प्राइज दिया गया है। देखिए, इस बार का पैरामीटर ये था कि जो पेंडेमिक आया है उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट एजेंसी कैसे हैंडल कर रही है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने को लेकर। इसके पहले तक जो अवार्ड्स थे वो जर्मनी, साउथ कोरिया या सिंगापुर जैसे देशों के जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज थे वो अवेल करते थे, बट इस बार इंडिया ने ये रैंक अवेल की है या ये अवार्ड अवेल किया है। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में इसे सेटअप किया गया था नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पे। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के तहत काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है ये इंडिया की। मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया में अच्छी तरीके से आए और इन्वेस्टर्स के लिए ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी होते हैं, वो सबसे पहले इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। इनका एक इनिशिएटिव रहा बिजनेस इम्यूनिटी प्रोग्राम, जिसके तहत ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं कि इंडिया की कोविड-19 को लेकर पॉलिसी क्या है और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं अनेक्टैड के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। पर्पस यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाया जा सके ताकि वो अपने डेवलपमेंट्स को अच्छी तरीके से इंश्योर कर सकें। सेंट्रल एजेंसी है, दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं ये उनको मॉनिटर करते हैं, कई सारी रिपोर्ट से जारी करते हैं। कुछ एक के नाम आपको याद रह जाए तो बेहतर है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। कुछ और भी हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स अनेक्टेड की हैं। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में है। वहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा, इसकी अनुमति यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में दे दी है। कोची से लक्षद्वीप के जो 11 आइलैंड हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा मई 2023 तक। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हमने कनेक्ट किया कुछ समय पहले और अभी जो टारगेट है वो लक्षद्वीप है। देखिए, प्रोजेक्ट जो है इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करने की बात है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से। कोची से हम 11 आइलैंड्स जो लक्षद्वीप के हैं उनको जोड़ेंगे। 2000 कावारती, काल्पेनी, अगाती, आमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, क्षेतलत, किल्टन और कडमट। माफी चाहूंगा अगर मैंने इन नामों में से किसी का भी उच्चारण गलत किया हो तो। जैसे कल ही मैंने ओरछा को ओरका बोल दिया था। कई बार हम प्लेसेस के नामों से परिचित नहीं होते तो हमारा उच्चारण गलत हो जाता है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। सवाल यह है कि ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम सैटेलाइट से भी तो इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की एक लिमिटेशन होती है, उनकी बहुत ही लिमिटेड स्पीड होती है। आप बहुत हाई क्वालिटी की
जो नेटवर्क स्पीड है वो सैटेलाइट नेटवर्क से प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में देखिए होता यह है कि एक ब्लैंक स्पेस होता है उस फाइबर में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब चूंकि ये जो फाइबर होता है ये अंदर से बिल्कुल खाली होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एक वायर का फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देते हैं वो इस फाइबर की दीवार से टकरा टकरा कर अल्टीमेटली उस लिंक पे पहुंच जाता है जहां पर हम इसे भेजना चाहते हैं। लेकिन इस वैक्यूम को, मतलब इस खाली स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी कोटिंग की जाती है ताकि ये स्पेस डैमेज ना हो और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आसानी से इस पार से उस पार इस फाइबर से पहुंच सके। अब इस फाइबर की मदद से हम इस फाइबर को जब समंदर में बिछा देंगे तो इस तरफ से अगर हम इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में भेजेंगे तो इस फाइबर के अंदर से वो टकराते टकराते इस पार पहुंच जाएगा और इसे समंदर में बिछा दिया जाएगा। समंदर की जो तली है उसे थोड़ा सा कुरेद कर उसमें इसे बिछाकर कवर कर दिया जाएगा, तो ये सिक्योर रहेगा वहां पर। अब इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है इस पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए? देखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एजीआर के फॉर्म में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू आता कहां से है? जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने एनुअल प्रॉफिट का 5% एजीआर में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी 5% अमाउंट को इस फंड में डाल दिया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को रिमोट एरियाज में पहुंचाने के लिए या उसकी स्प्रेड एंड विड्थ को इंश्योर करने के लिए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बीएसएनएल को दिया गया है और जो टेक्निकल उन्हें असिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी बाय टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट को 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स होते क्या हैं? ये सी बेड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, केबल्स को बिछाया जाता है ओशियन या सीज के। जो भी केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इनको वेरियस मतलब लगभग 8 लेयर की कोटिंग होती है ताकि ये समंदर में सुरक्षित रहें और डैमेज ना हो। 99% डेटा ट्रैफिक बहुत ही इजीली आप इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं इन अंडरसी केबल्स के माध्यम से और ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं। मतलब यूएसओएफ क्या है? 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, जिसमें टेलीकॉम कंपनी से कहा गया कि आप कंट्रीब्यूट करिए ताकि जो रूरल इंडियंस हैं हम उन तक अच्छी तरीके से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, उसे इंश्योर कर सकें। आर्टिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी को लेकर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। 3 अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसके लिए एक बिल प्रपोज किया गया। 3 बिल प्रपोज किए गए। उसमें एक बिल है जिसमें एमएसपी सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा किसान जो फार्मर्स हैं और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉन्शियस हैं, कंसर्न भी हैं। जो फार्मर्स हैं उनका आरोप यह है कि ये 3 के तीनों कानून प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इससे जो कन्वेंशनल सिस्टम है एपीएमसी मंडीज का, कृषि मंडीज का, वो प्रभावित हो जाएगा। इन कानूनों में से एक कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी फार्मर्स के साथ पहले ही डील कर सकती है, फसल पैदा होने के पहले ही, कि फसल पैदा हो जाने के बाद वो उसे किस रेट पर खरीदेंगे। सरकार का यह मानना है कि इससे फार्मर्स को फायदा होगा, मार्केट कॉम्पिटिटिव बनेगा और किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन फार्मर्स का कंसर्न यह है कि आने वाले समय में हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स ये जो कृषि का क्षेत्र है, फार्मिंग सेक्टर है, इसे डोमिनेट कर जाएं और उन्हें कम प्राइस मिलने लग जाए, मतलब एमएसपी से भी कम प्राइस। तो यहां पर फार्मर्स की डिमांड यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो फसल के पैदा हो जाने के बाद इतने दाम में इस फसल को खरीदेंगे, वो दाम बाई लॉ एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम अभी लॉ में नहीं किया गया है जिसकी डिमांड चल रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रैक्टिकली फार्मर्स का यह मानना है कि धीमे धीमे एमएसपी का सिस्टम ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पूरा कंसर्न अभी एमएसपी के ऊपर चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है किसी भी फसल के लिए, उसका 1.5 टाइम्स होता है, 1.5 गुना होता है। ये वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फार्मर्स को उनकी फसलों के लिए जरूर मिले, उनकी क्रॉप्स के लिए जरूर मिले। इसे सोविंग सीजन के पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हम इतना देने वाले हैं जो भी फसल उगेगी, जिन भी फसलों के लिए इस एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। एमएसपी देखिए पहले कैसे डिक्लेयर किया जाता था। डिक्लेयर करने वाली जो एंटिटी है वो है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। पहले जब डिक्लेयर किया जाता था तो
डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखा जाता था। मार्केट में किसी फसल का प्राइस कैसे चल रहा है, फसल को अगर ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाता था। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका भी ध्यान रखा जाता था। इन सभी कैलकुलेशंस को संज्ञान में लेकर सीएसईपी एमएसपी डिक्लेयर कर देती थी। लेकिन 2018-19 में जो स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2006 में, उसको संज्ञान में लेकर यह डिक्लेयर किया गया कि अब एमएसपी जो इनपुट कॉस्ट है, जितने में फसल को उगाया जाता है, उसकी कम से कम 1.5 टाइम्स होगी प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो इसके बाद सीएसईपी का काम बहुत आसान हो गया। अब उन्हें इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना होता जिनकी अभी हमने चर्चा की। अब उन्हें सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि आखिर प्रोडक्शन कॉस्ट है कितनी। प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई उसका वो 1.5 टाइम्स करके एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर किसी फसल को 1 केजी उगाने में 10 रुपए का खर्च आया है तो एमएसपी 15 रुपए होगा। यही प्रावधान अब कर दिया गया है। अब देखिए, एमएसपी को डिक्लेयर करने के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने 3 तरीके बताए थे कि हम 3 तरीकों से एमएसपी को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो था A2, दूसरा था A2 प्लस FL और तीसरा था C2। A2 का मतलब है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कई तरीके की आती है। जब भी किसी फसल को उगाया जाता है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर को हायर किया जाता है, इन सभी, फ्यूल, इरिगेशन, इन सभी पे जो खर्चा आता है इसे इनपुट कॉस्ट कहा जाता है। तो ये जो खर्चा आया है इसका 1.5 टाइम्स एमएसपी होना चाहिए। यह है A2। जो मैकेनिज्म A2 प्लस FL का है, अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल सब कुछ हायर करके ही खेतों में फसलें उग जाती हैं। किसान और किसान का परिवार दिन रात मेहनत करता है उस खेत में, तो उनकी जो मेहनत होती है उसे भी अगर ऐड कर लिया जाए, यहां पर FL का मतलब है फैमिली लेबर, तो उसे उसका भी तो कुछ वैल्यूएशन होना चाहिए। तो A2 में जब FL यानी कि फैमिली लेबर को भी ऐड कर दिया जाता है तो इसे A2 प्लस FL मैकेनिज्म कहा जाता है। मतलब उनकी लेबर कॉस्ट को ऐड करके तब आप एमएसपी डिक्लेयर करिए। और तीसरा है C2। देखिए, जो पॉपुलर मैकेनिज्म है वो A2 प्लस FL है, लेकिन जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है वो C2 है। ऐसा स्वामीनाथन कमेटी ने भी माना था। इसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। यहां पे ये कहा जाता है कई बार फार्मर्स अपनी लैंड पे नहीं, किसी और की लैंड पर लीज पे लेकर किसानी कर रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं। कई बार वो कुछ पैसे लेते हैं उधार या फिर बैंक से ऋण लेते हैं ताकि वो खेती कर सकें, उसका उनको ब्याज देना पड़ता है। लीज्ड लैंड पर रेंट देना पड़ता है। तो C2 में A2 प्लस FL के अलावा ये भी जोड़ दिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अभी जो लार्जर सिनेरियो में कैलकुलेशन होता है वो A2 प्लस FL पे होता है, जबकि डिमांड C2 की है। तो ये तो आपने एमएसपी का मैकेनिज्म समझ लिया। अगर सीएससीपी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर्स वेलफेयर के तहत ये काम करती है। 1 जनवरी 1965 को स्टैब्लिश की गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल पीएम वानी स्कीम के बारे में है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली एस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओनली एस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस वाईफाई एक्सेस नेटवर्क स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम पीएम वानी रखा गया है। वानी का यहाँ पे फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब ये है क्या, सामान्य भाषा में समझने के लिए, अगर आपको पहले का समय याद हो जब लोगों के पास फ्रिक्वेंटली मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तो पीसीओ हुआ करते थे। आप पीसीओ पे जाते थे, वहां पर कॉल करके बात कर लेते थे और फिर पेमेंट कर देते थे। या फिर कुछ कॉइन्स वाले फोन्स होते थे, आप उसमें कॉइन्स डालते थे, बात कर लेते थे। ऐसा ही कुछ वाईफाई के लिए भी हो सकता है, इंटरनेट के लिए भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप एक मार्केट में खड़े हैं, आपके साथ आपका एक दोस्त है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, आप मुझे हॉटस्पॉट दे दो। वो दोस्त आपको हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट दे देता है और आपका काम चल जाता है। अब यहाँ पर इस केस में हम इस दोस्त को माइनस कर देते हैं। आप मार्केट में खड़े हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है जो आपको हॉटस्पॉट दे सके, लेकिन एक शॉप है जहां पर आपको पता है वाईफाई है। आप वहां पर जाते हैं और शॉप वाले से कहते हैं कि आप मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन दे दीजिए या एक्सेस दे दीजिए, हॉटस्पॉट दे दीजिए, मैं आपको उसके बदले में कुछ पेमेंट कर दूंगा। लेकिन आप सभी को पता है कि वो शॉप वाला इनकार कर देगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, इसलिए वो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं देगा। इस केस में आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट ने इस शॉपकीपर को डेजिग्नेट किया हो कि आपके पास अगर कोई आएगा और आपसे इंटरनेट मांगेगा तो आप उससे कुछ पैसे ले लेना और उसको इंटरनेट दे देना। बिल्कुल यही है पीएम वानी स्कीम, जहां पर कुछ डेजिग्नेटेड
पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे। जैसे पहले पीसीओ हुआ करता था वैसे ही अब पीडीओ होगा। ये जो शॉप है, ये पान की दुकान हो सकती है, परचून की दुकान हो सकती है, कोई कपड़े की दुकान हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, गवर्नमेंट उसको पीडीओ डिक्लेयर कर देगी। पीडीओ के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। अब देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये शॉपकीपर मुझे इंटरनेट दे देगा? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होगा। आप जहां पर भी खड़े हैं आप उस एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं कि आसपास मेरे कौन से पीडीओज हैं, और मे बी आपको वहां तक जाने की आवश्यकता भी ना पड़े। अगर आप उस पीडीओ की रेंज में हैं तो आप उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से उसको पेमेंट कर दें और आप इंटरनेट इस्तेमाल करें। जो पेमेंट रेंज बताई गई है गवर्नमेंट की द्वारा, दैट इज ₹2 to ₹20। अब ये आवर्स के बेसिस पर हो सकती है कि 1 घंटे के लिए ₹2 की पेमेंट है, 2 घंटे के लिए ₹4 की, या 4 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए इतनी पेमेंट है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में डेटा को अवेलेबल करवाने की एक स्कीम है। अब इसे देखिए, 2017 में पहली बार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहिए ताकि सभी लोगों को इंटरनेट की एक्सेस मिल सके। अब इसका एक फायदा ये भी होगा, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी जो है वो लगातार इंटरनेट की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो अगर किसी के पास ब्रॉडबैंड वाईफाई है जो पब्लिक डोमेन में है और एक बहुत ही कम पेमेंट देकर उसे एक्सेस किया जा सकता है, तो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज ना करें, क्योंकि वाईफाई की कीमतें तो जो हैं वो हैं। इसी उद्देश्य से ट्राई चाहती थी कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाए। इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एक तो पब्लिक डेटा ऑफिस होगा। जैसे मैंने बताया, कोई शॉप है जिसने वाईफाई का कनेक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने उसको डेजिग्नेट कर दिया है, तो वो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगा। अब उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग की है या ऑथराइजेशन का जो भी असिस्टेंस है, उनको मदद देने के लिए एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे जो उनको हेल्प करेंगे। ये दो हो गए, मतलब पीडीओ आपको इंटरनेट देगा और उसकी मदद के लिए पीडीओ ए होगा, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे। ऐप प्रोवाइडर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि कहां पर आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगी, जहां पर में भी आप ऑनलाइन मोड में वहीं से अपनी एक्सेस अवेल भी कर सकते हो। एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जो इस बात का ब्यौरा रखेगी कि देश में कहां कहां कौन कौन से पीडीओ वर्क कर रहे हैं। जो सेंट्रल रजिस्ट्री होगी उसे मेंटेन कौन करेगा? सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, ये इसे मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स होंगे, जैसे कि किसी को भी पीडीओ स्टैब्लिश करने के लिए कोई लाइसेंस फी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, दैट विल बी ऑल फ्री। इससे जो इंटरनेट है या वाईफाई है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, मतलब हर व्यक्ति उसे एक्सेस कर पाएगा। और इससे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो एक लिमिट से ज़्यादा रेट्स ना बढ़ाएं इंटरनेट के जो भी प्लान्स हैं उनके। कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अब डेटा प्लान्स देखिए सभी लोगों के पास होते हैं। आपकी कॉल्स के प्लान्स के साथ आपका डेटा प्लान भी होता है, तो मोरलेस सभी के पास मोबाइल में इंटरनेट होता है। तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है कि हम किस ऐसे पॉइंट पर जाकर वाईफाई की एक्सेस मांगे। दूसरा ये है कि पब्लिक वाईफाई में भी सिक्योर ना हो और आपका डेटा वहां से चोरी हो जाए, तो ये भी खतरा बना रहेगा। तो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो प्रॉज तो बहुत सारे हैं, एट द सेम टाइम कुछ कॉन्स भी हैं। यहाँ पर अगला आर्टिकल हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के बारे में है। इसके लिए एक स्कीम है, स्कीम फॉर अप्रूवल ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इस स्कीम को लॉन्च किया, स्कीम फॉर अप्रूवल ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी। पहले इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो स्कीम है इसके तहत सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है जो फूड बिजनेसेस हैं, जो सप्लाई करते हैं खाना वगैरह या फूड का कोई भी और आइटम सीधा कंज्यूमर्स को, उनके फूड की क्वालिटी कैसी है, वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इसके लिए उनको स्माइलीज की फॉर्म में 1 to 5 में रैंक कर दिया जाता है और उसे उस पार्टिकुलर शॉप में या फिर जो भी उनका बिजनेस है वहां पर ऐसी जगह पर लगा दिया जाता है जहां पर कंज्यूमर्स उसे देख सकें। अब इस स्कीम का क्या काम है? इस स्कीम के तहत जो हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज हैं उनके नंबर्स को बढ़ाया जाएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो एफबीओ हैं यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको कवर कर सकें और इस बात का ध्यान रख सकें कि जो फसाई के स्टैंडर्ड्स हैं वो उनके साथ कंप्लाई करें और लोगों को अच्छी फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे 1997 में बनाया गया था। इसे ज्वाइंटली स्टैब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ओर थी और इंडियन इंडस्ट्रीज दूसरी ओर। इंडियन इंडस्ट्रीज को 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशंस रिप्रेजेंट करते हैं, एसोचैम, सीआईआई और फिक्की। एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सीआईआई का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये काम कर रहा है?
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नेशनल क्वालिटी कैंपेन के माध्यम से कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करें। ठीक है, यहाँ पर बात FSSAI के बारे में है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, ये एक स्टैचुरी ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करती है। पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेगुलेशंस वगैरह देखते हैं और सुपरविजन भी करते रहते हैं। अगला आर्टिकल वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में है। WTO ने इसे अभी हाल ही में रिलीज किया है। टाइटल था वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इनोवेशन इन द डिजिटल एज। ये पूरा टाइटल है। देखिए, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज की जाती है। 2003 से ही WTO इसे रिलीज कर रहा है ताकि ट्रेड में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेड में कई सारी कंट्रीज क्या पॉलिसीज बना रही हैं और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम कैसा चल रहा है, कई सारे देश आपस में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इन सभी को एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। 2020 का ये जो रिपोर्ट है, इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को फोकस किया गया, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से डिजिटाइज हो रही है, डिजिटल मीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड के आने के बाद तो ये डिजिटाइजेशन और भी ज्यादा हो गया है। इसी बात को संज्ञान में लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। क्या निकल कर आया? ये देखा गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद डिजिटल इनोवेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है ई कॉमर्स में, जहां पर कई सारी कंट्रीज पॉलिसीज बना रही हैं ताकि इनोवेशन को ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। डिजिटल इकोनॉमी में जो ट्रांजिशन देखा जा रहा है वो काफी तेज है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया इसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स दोनों होंगे। पॉजिटिव तो ये होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, नया मार्केट क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से हम ट्रेड में इन्फ्यूज कर पाएंगे, उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। निगेटिव इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होगा। जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो अब डिजिटल एरेना में इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगा, और इससे कई बार अनफेयर कंपटीशन भी हो सकता है। कोई ऐसा प्लेयर होगा जो पूरा मार्केट डोमिनेट कर लेगा और सारा फायदा ले जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है कोस्टल शिपिंग बिल के ऊपर। अब देखिए, 2020 में जो कोस्टल शिपिंग बिल है उसका ड्राफ्ट तैयार करके पब्लिक के और साथ में कुछ स्टेक होल्डर्स है उनके सजेशंस के लिए इसको रख दिया गया है कि जनरल पब्लिक है इस पर सजेशन दे पाए और स्टेक होल्डर्स सजेशन दे पाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंडेटरी लाइसेंस, मतलब सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी फॉरेन वेसल्स हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ में बात करी जाती है नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान्स की। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इनलैंड मतलब वाटरवेज और नेशनल कोस्ट मतलब जो रिवर्स से होके जो आपके सी तक जा रहा है, वहां पर भी आप देखें एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इनलैंड में भी जो वाटरवेज होते हैं उनसे भी शिप्स हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाएं और कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए गुड्स का वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। तो एक वाटर बेस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को तैयार करने की बात करी जा रही है, इनलैंड वाटरवे और कोस्टल शिपिंग दोनों को इंटीग्रेट करके। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। पहली है नेशनल रजिस्टर ऑफ कोस्टल शिपिंग। तो ये रजिस्टर है, आप देखिए जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करता था स्कूल में, उसमें आपका पूरा अटेंडेंस होता था कि आप किस दिन आए किस दिन नहीं आए। इसी तरीके से ये जो रजिस्टर है इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है कोस्टल ट्रेडिंग की, जैसे कि जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो पाए, प्रॉपर प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश करी जा सके, रेगुलेशंस करने हैं इंडस्ट्रीज और अदर पार्टिसिपेंट्स के, तो वो सारी चीजें भी करी जा सके। इसके बाद एक और टर्म है शेड्यूल ऑफ पेनाल्टीज। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक्ट को बार बार अमेंड ना करना पड़े। अगर उसको फाइन्स बढ़ाने, मान के चलिए आज फाइन 10 रुपए लग रहा है, लेकिन 5 साल बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 15 रुपए लेने, तो उसके लिए बाकायदा उसको पूरे एक्ट को अमेंड ना करना पड़े, इसीलिए ये सेटअप तैयार किया गया है शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बिना एक्ट को अमेंड करे अपने फाइन को, जो फाइन के प्राइसेस हैं मान के चलिए 10 से 15 रुपए करना है, उसको रिवाइज कर सकती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।